कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत। आज तारीख है 17 सितंबर 2025 और आज हम पिछले 2 दिनों के जो भी अहम कानूनी खबरें रही हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई सोर्सेज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले और भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। बिल्कुल, और हमारा इरादा यही है कि इन खबरों को सिर्फ बताएं नहीं बल्कि समझें इनके कानूनी पहलू क्या हैं, इनका मतलब क्या है और खासकर लीगल प्रोफेशनल्स के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, तो कोशिश रहेगी कि इसे आसान बनाया जाए। जी, तो चलिए देखते हैं क्या खास है इन खबरों में। चलिए शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही करते हैं। महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उनको लेकर एक अहम निर्देश आया है। काफी टाइम से रुके हुए थे ये। जी हाँ, बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट ने अब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को आप कह सकते हैं फटकारी लगाई है। कहा है कि 31 जनवरी 2026 तक ये चुनाव कराने ही होंगे। अच्छा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये वन टाइम रिलैक्सेशन है, मतलब एक बार की रियायत, क्योंकि कोविड के बाद से ये पेंडिंग थे। पर जो जरूरी बात है वो कोर्ट की टोन है, काफी सख्त। साफ है कि कोर्ट चुनाव आयोग की देरी से खुश नहीं था। मतलब ये सिर्फ एक तारीख देने की बात नहीं है, कोर्ट एक संदेश भी दे रहा है। बिल्कुल, संदेश ये है कि संवैधानिक जिम्मेदारियों को आप हल्के में नहीं ले सकते। लोकतंत्र में नियमित चुनाव तो बेसिक चीज है और ये चुनाव आयोग का काम है कि वो इसे टाइम पे कराएं। सही बात है। तो ये निर्देश सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि एक तरह से सभी इलेक्शन बॉडीज के लिए है कि भाई बेवजह देरी नहीं चलेगी। ये तो अहम बात हुई। अच्छा, एक और बहुत सेंसिटिव मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वो जो अलग अलग राज्यों के एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, धर्मांतरण विरोधी कानून, अब सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएंगी। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक, इन 9 राज्यों के जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनको चुनौती देने वाली जितनी भी याचिकाएं हाई कोर्ट्स में थी वो सब अपने पास ट्रांसफर कर ली हैं। ओह, सब एक साथ? जी, और इन सभी 9 राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। 4 से 6 हफ्ते में जवाब देना है। तो इन सबको एक साथ लाने का मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट को यूनिफॉर्म व्यू बनाना चाहता है इस पर? लगता तो यही है। देखिए, इतने सारे राज्यों में एक जैसे कानून है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में सुनवाई होती तो शायद अलग अलग विरोधाभासी फैसले आ सकते थे। हाँ, हो सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट शायद चाहता है कि इन कानूनों से जुड़े जो बुनियादी संवैधानिक सवाल है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, प्राइवेसी का अधिकार, स्टेट की पावर, इन सब के बीच एक बैलेंस कैसे बने, इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक व्यापक नजरिया सामने आए। ये तो बहुत बड़ा मामला बन गया है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। बहुत जटिल मुद्दा है ये। इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ मामला भीमा कोरेगांव केस, इसमें यूएपीए के आरोपी हैं, जमानत को लेकर कुछ हुआ है क्या? हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी है महेश राउत, उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अच्छा, 6 हफ्ते की? जी, और एक और आरोपी हैं ज्योति जगता, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अक्टूबर में होगी। ये मामले दिखाते हैं कि यूएपीए जैसे जो सख्त कानून है उनमें पर्सनल लिबर्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के बीच कितना कॉम्प्लेक्स बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ, जमानत मिलना या ना मिलना, दोनों ही तरफ से बहस तेज हो जाती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से एक और थोड़ी अलग तरह की खबर आई, खजुराहो मंदिर से जुड़ी हुई कोई खंडित मूर्ति थी, उसकी बहाली की याचिका खारिज हो गई। हाँ, ये इंटरेस्टिंग केस था। एक पिटिशनर थे, उन्होंने खजुराहो के जारी मंदिर में भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति को ठीक कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि उसे प्रचार हित याचिका कह दिया, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। और कोर्ट की टिप्पणी भी काफी तीखी थी। कहा कि याचिकाकर्ता को जाकर भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करनी चाहिए, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। इसका मतलब है कि कोर्ट पीआईएल्स के मिसयूज को लेकर भी काफी अलर्ट है। बिल्कुल, पीआईएल जुडिशियल एक्टिविज्म का एक इम्पोर्टेंट टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोर्ट्स इस बात को लेकर भी अलर्ट रहते हैं कि कहीं इसका इस्तेमाल पर्सनल पब्लिसिटी के लिए या ऐसे मामलों के लिए तो नहीं हो रहा जो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं आते। ये संतुलन जरूरी है। जी, कोर्ट को तय करना होता है कि कौन सा मामला वाकई पब्लिक इंटरेस्ट का है। सही। अच्छा, अब एक थोड़े टेक्निकल पर बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं। एविडेंस एक्ट की धारा 65B और डिजिटल एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। हाँ, और ये आजकल के डिजिटल जमाने में वकीलों और कोर्ट्स के लिए बहुत बहुत अहम क्लैरिफिकेशन है।
सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया है कि अगर कोई वीडियो एविडेंस सेक्शन 65B के तहत जो जरूरी सर्टिफिकेट होता है उसके साथ पेश किया जाता है, हाँ। तो वो अपने आप में एडमिसिबल है, मतलब स्वीकार्य है। उसे स्वीकार्य बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि उसकी कोई ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाए या उसे गवाह के सामने कोर्ट में प्ले किया जाए। अच्छा, तो इससे प्रोसेस में क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये डिजिटल सबूत पेश करना आसान हो जाएगा? निश्चित रूप से। पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी कि सर्टिफिकेट तो चाहिए, पर क्या ट्रांसक्रिप्ट या कोर्ट में प्ले करना भी मैंडेटरी है? अब ये साफ हो गया है, तो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा। डिजिटल एविडेंस जैसे सीसीटीवी फुटेज है या मोबाइल रिकॉर्डिंग है, उसको कोर्ट में पेश करना और एडमिसिबल करवाना आसान होगा, टाइम भी बचेगा। सही है। हालांकि सबूत का वजन कितना है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू क्या है, वो तो बहस का मुद्दा रहेगा ही, पर एडमिसिबिलिटी पर अब क्लैरिटी है। ये वाकई एक बड़ा प्रक्रियात्मक स्पष्टीकरण है। चलिए अब हाई कोर्ट्स की तरफ चलते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट्स के डेजिग्नेशन को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। ये नियम काफी चर्चा में है। हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं और इनका असर गुजरात में लीगल प्रोफेशन पर काफी पड़ सकता है। गुजरात हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट बनने के लिए मिनिमम एज 45 साल तय कर दी है। 45 इयर्स? जी, और इससे भी ज्यादा अहम नियम ये है कि हर सीनियर एडवोकेट को कम से कम 2-3 जूनियर वकीलों को मेंटोर करना होगा जिनका अनुभव 3 साल से कम हो। मेंटरशिप, वो भी अनिवार्य? हाँ, मैंडेटरी। और एक और चीज, सीनियर वकील अब मामलों की मेंशनिंग नहीं कर पाएंगे, उस पर रोक लगा दी है। मेंटरशिप को अनिवार्य बनाना और मेंशनिंग पर रोक, इसके पीछे कोर्ट की क्या सोच हो सकती है? क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है या इससे वाकई कुछ बदलेगा? देखिए, इंटेंशन तो अच्छा लगता है। शायद कोर्ट सोच रहा है कि सीनियर वकीलों का जो अनुभव है, जो एक्सपर्टीज है, वो यंग जनरेशन तक पहुंचे। इससे प्रोफेशन की क्वालिटी सुधरे। मेंटरशिप को अनिवार्य बनाना शायद इसीलिए। और मेंशनिंग पर रोक? वो शायद इसलिए कि सीनियर वकील अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके अर्जेंट मामलों में प्रायोरिटी न ले पाएं और सिस्टम में एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या सीनियर वकील सच में इस तरह से जूनियरों को टाइम दे पाएंगे? और कहीं इससे प्रोफेशन में एक नई तरह की हायरार्की या टेंशन तो नहीं बढ़ेगी? यही तो असली सवाल है। इस रूल की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है। क्या ये सिर्फ एक कागजी जरूरत बनकर रह जाएगा या वाकई में कोई मीनिंगफुल मेंटरशिप होगी? हाँ, ये तो है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेंटरशिप तो नेचुरल होनी चाहिए, थोपी नहीं जा सकती, और कुछ का मानना है कि बिना अनिवार्यता के जूनियरों को वो मौका मिलता ही नहीं है। इसका असर तो खैर वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाला मुद्दा है। अच्छा, गुजरात हाई कोर्ट से ही एक और खबर है। पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान का नाम है इसमें। उन्हें अतिक्रमणकर्ता घोषित किया गया। जी, ये वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक जमीन का मामला है। गुजरात हाई कोर्ट ने यूसुफ पठान को इस सरकारी जमीन पर एंक्रोचर यानी अतिक्रमणकर्ता माना है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई कितना भी फेमस क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। अच्छा, ये कब से चल रहा था मामला? ये 2012 से चल रहा था। तब कॉरपोरेशन ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस दिया था, जिसे उन्होंने चैलेंज किया था। अब हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। ये फैसला क्या मैसेज देता है? सिर्फ एक सेलिब्रिटी से जुड़ा मामला है या इसका कोई बड़ा मतलब है? इसका बड़ा मतलब रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को मजबूत करना है। कोर्ट यही कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आपका सोशल स्टेटस कुछ भी हो। सही बात है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक तरह से बल देता है कि वो बिना किसी प्रेशर के अवैध कब्जों पर कार्रवाई करे। हाईकोर्ट से कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों RPWD एक्ट को लेकर एक अहम सुझाव दिया है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने RPWD एक्ट, जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, उसमें बदलाव की बात कही है। कोर्ट का कहना है कि कॉलेजों में जो डिसेबिलिटी कोटा की सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने का प्रोविजन होना चाहिए। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड? जी, अभी ऐसा नहीं होता तो वो सीटें लैप्स हो जाती हैं, उनका फायदा उस वर्ग को नहीं मिल पाता जिसके लिए वो हैं। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, ये इंक्लूजन को बढ़ाने वाला सुझाव है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी पर एक बहुत ही मानवीय टिप्पणी की है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि किसी माँ को बच्चे की कस्टडी सिर्फ इसलिए मना नहीं की जा सकती क्योंकि वो फाइनेंशियली पिता जितनी मजबूत नहीं है। कोर्ट ने जोर दिया कि बच्चे का वेलफेयर, उसका कल्याण सबसे ऊपर है। और माँ की आर्थिक स्थिति अकेली वजह नहीं हो सकती फैसला लेने की। ये बहुत जरूरी बात है। कस्टडी मामलों में अक्सर आर्थिक पहलू हावी हो जाता है। जी, ये टिप्पणी जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे इमोशनल बॉन्डिंग, केयरिंग कैपेसिटी,
उनके महत्व को बताती है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ और लीगल अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने इस्तीफा दे दिया है। जी, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से इस्तीफा दे दिया है। करीब 3 साल वो इस पोस्ट पर रहे। कई हाई प्रोफाइल मामलों में उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। तो अब नए एजी की नियुक्ति होगी। जब तक नए एजी नियुक्त नहीं होते तब तक वो पद पर बने रहेंगे। किसी भी स्टेट के टॉप लॉ ऑफिसर का बदलना हमेशा अहम होता है। इसका असर गवर्नमेंट के लीगल स्टैंड पर पड़ सकता है। जरूर। अच्छा, नेशनल हेराल्ड मामले में भी कुछ हुआ है। हाँ, उसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कंफर्म किया है कि ईडी की जो ECIR होती है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जी, और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जो ओरिजिनल कंप्लेंट थी 2014 की, उसकी कॉपी सभी आरोपियों को दे दी गई हैं। अगली सुनवाई 26 सितंबर को तय हुई है। तो ये मामला प्रोसीजरली आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और झारखंड से एक अच्छी पहल की खबर है। डिफेंस पर्सनल के लिए लीगल एड क्लिनिक शुरू हुए हैं। ये वाकई बहुत अच्छी पहल है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नालसा की एक स्कीम है, वीरांगना सहायता योजना 2025, उसके तहत ये शुरू किया है। राज्य के सभी जिलों में डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों के लिए लीगल सर्विस क्लिनिक खोले गए हैं। इसका मकसद क्या है? मकसद है उन्हें पेंशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या ऐसे ही दूसरे मामलों में फ्री लीगल एडवाइस और मदद देना। ये तो बहुत जरूरी है। जी, ये उन लोगों तक न्याय पहुंचाने की कोशिश है जो देश की सेवा में लगे हैं या लगे थे। बहुत सराहनीय कदम है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ खास कानूनी सुर्खियां जिन पर हमने थोड़ी विस्तार से बात की। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणियों और दूसरे अपडेट्स तक हर जानकारी अपने आप में अहम है। हाँ, और हमने देखा कि ये सिर्फ खबरें नहीं है, इनके पीछे संवैधानिक मुद्दे हैं, प्रक्रियात्मक बातें हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के सवाल हैं, सोशल जस्टिस की बात है, जैसे धर्मांतरण कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है, या गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर डेजिग्नेशन वाले नियम। ये सब आगे लीगल लैंडस्केप को शेप करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और जैसा हमने गुजरात हाई कोर्ट वाले नियम पर बात की, ये जो मेंटरशिप को अनिवार्य किया गया है, ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह की मैंडेटरी मेंटरशिप वाकई में काम करेगी? क्या इससे सच में युवा वकीलों को फायदा होगा या ये सिर्फ एक और नियम बनकर रह जाएगा? जी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। खैर, आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में इतना ही। हम जल्दी फिर हाजिर होंगे ताज़ा कानूनी अपडेट्स और उनके विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।